एक तो बांग्लादेश आर्मी में सबसे मैं बोलती हूँ इज़ नॉट पाकिस्तान आर्मी को बांग्लादेश में ये समझना होगा देयर इज़ ए कॉन्स्टिट्यूंसी विच इज़ ए एंटी इंडिया कॉन्स्टिट्यूंसी। तो उनका वो जो बोलते हैं कि इंडिया सारा कुछ कंट्रोल करता है, नो आई डोंट थिंक सो। इंडिया सारा कुछ कंट्रोल करता है। स्टूडेंट लीडर्स है, अगर नया पार्टी नहीं बनाएंगे पॉलिटिकली, आई थिंक इंडिया से बात भी हुई है रिगार्डिंग द माइनॉरिटी अटैक। अगर रिहेबिलिटेट नहीं होंगे तो उनका फ्यूचर क्या है। नमस्कार, जनमन गण के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर स्मृति पटनायक। डॉक्टर स्मृति पटनायक मनोहर पर्रिकर IDSA में रिसर्च फेलो हैं। MP IDSA मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक थिंक टैंक है जो पॉलिसी मेकिंग, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स पे एक बहुत क्लोजली काम कर रहा है और गवर्नमेंट के साथ भी उनका एक स्ट्रॉन्ग इंटरफेस है इस थिंक टैंक का। हाउएवर, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की पॉलिटिक्स पर। हम जानते हैं लास्ट ईयर बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है और शेख हसीना को वहाँ से निकलना पड़ता है। डॉक्टर स्मृति पटनायक बांग्लादेश को बहुत साल से ऑब्जर्व कर रही हैं। ये साउथ एशिया की रिसर्चर हैं एंड इन्होंने लास्ट 30 साल साउथ एशिया को बहुत क्लोजली स्टडी करा है। और ये मैं बताना भी चाहूँगा कि बांग्लादेश पे जो कुछ चुनिंदा रिसर्चर्स हैं उसमें डॉक्टर स्मृति का भी शुमार होता है। सो मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट टुडे। हम सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं कि लास्ट ईयर अगस्त 2024 प्रोटेस्ट शुरू होते हैं और शेख हसीना इज़ फोर्स टू लीव। आप बता सकते हैं कि ये एकदम इतना एंगर, जबकि इलेक्शन जीती थी वो, तो ऐसा क्या हुआ बांग्लादेश में? व्हाट लेड टू दैट सिचुएशन? प्लीज शेयर विद अस। बहुत दिन से ये जो एंगर था वो तो मतलब उभर के डिफरेंट छोटा मोटा प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन सरकार ने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए थे जिसके वजह से बहुत सारे लोग अपना जो एंगर है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। एक एग्जांपल है डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट। तो इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतना अगर एंगर था तो कैसे पता नहीं चला कि इस हद तक आ गया कि सरकार गिर पड़ा। मुझे ये भी लगता है कि शेख हसीना का सरकार जो था ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, क्योंकि 3 इलेक्शन जो है 2014 का, 2018 और 2024 का इलेक्शन तीनों जीते हैं। 24 का जो इलेक्शन थी उसमें अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट नहीं किए थे, एक तरफ का इलेक्शन था। 2018 इलेक्शन में जब अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट किए थे लेकिन उनको 6 सीट मिला था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत मैसिव रिगिंग हुआ था। तो एक है कि सरकार बार बार जीत के आ रहा है और कोई उपाय नहीं है जिसमें आप सरकार को हटा सकते हो या अपोजिशन आ सकती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकती है। तो इसीलिए एक अंदर से एक एंगर भी था कि सरकार कंटिन्यू कर रही है। मैसिव करप्शन भी था। हसीना का मंत्री, पुलिस फोर्स, उसमें सब मतलब करप्शन था। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को अरेस्ट करेंगे, पुलिस अगर अरेस्ट करके ले लेगा 10-20 हज़ार, अगर नहीं दोगे तो उसको फ्री नहीं करेंगे। तो उसका एक टिपिकल कॉमर्स था वो एक एस्पेक्ट में। सेकंड है जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स है, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशियरी है, तो सब कोई सरकार के द्वारा कंट्रोल था। और एटलीस्ट सब कोई चाहता था कि दे वांट टू बी वेरी क्लोज टू शेख हसीना, दे वुड नॉट लाइक टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन विच विल गो अगेंस्ट हसीना। तो इसीलिए लोगों को लगा कि मतलब कोई उपाय नहीं, आप जुडिशियरी भी नहीं जा सकते हो, पुलिस के पास नहीं जा सकते हो, अगर जाओगे तो कहाँ पे जाओगे? अपोजिशन को फाइट करने के लिए उनको अभी स्पेस नहीं था, पॉलिटिकल स्पेस जहाँ पे आप जाके वॉइस करोगे अपना ओपिनियन, वो भी नहीं था। तो इसकी वजह से ये जो था ग्राउंड लेवल में डिससेटिस्फेक्शन था। और जो छात्रों का द्वारा जो प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू हुई जून में, जो जुलाई 17 तारीख के बाद इट गेन मोमेंटम टिल 5 अगस्त व्हेन शी वाज थ्रोन आउट, तो उसको पॉलिटिकल पार्टी ने बाद में, मतलब शुरू तो हुआ था स्टूडेंट प्रोटेस्ट, नॉन स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होके शुरू हुआ था अगेंस्ट द कोटा सिस्टम, लेकिन बाद में पॉलिटिकल पार्टीज जितने सारे इंटरेस्ट ग्रुप थे जो कि हसीना के अगेंस्ट में थे, एवरीबडी जॉइंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ कोर्स फ्लटर्ड, टूक सर्टन मेड स्टेटमेंट्स
which actually did not help the situation. तो ये जो आप कह रहे हैं कि एक एंगर ग्रो कर रहा था, और ये बहुत नेचुरल सी बात है कि टॉप सर्कल्स पे ये पता शायद चल भी रहा हो और ना भी चल रहा हो, बट अगर आपने इसको थोड़ा देखा थोड़ी गहराई से, तो was the top leadership being informed about ये एंगर जो बढ़ रहा था? नहीं, शी वॉज सराउंडेड बाय काइंड ऑफ पीपल जो सुनना चाहती थी वही बोलते थे। आइदर ये भी हो सकता है इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन तो जरूर प्राइम मिनिस्टर थी तो ऑब्वियसली इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जरूर होगा, शायद वो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन उनको दिए होंगे, शायद वो नहीं माने होंगे, या ये भी हो सकता है उनको दिए नहीं क्योंकि वो सुनना नहीं चाहेंगे कि लोग उनके ऊपर इतना खफा है। तो इस पे हम अब दूसरे सवाल पे आते हैं कि हमारा मीडिया चैनल्स जो इंडियन मीडिया चैनल्स काफ़ी दो इश्यूज़ पर रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक तो आर्मी है जो शायद टेक ओवर कर सकती है, ऐसा हमारा मीडिया कह रहा है। दूसरा हमारा मीडिया ये भी बता रहा है कि जो जमात है, जो इस्लामिस्ट जिनको कहते हैं, कि ये दोनों कहीं मिलके कुछ गठजोड़ कर लें और क्या पता आर्मी ही पावर में आ जाए। तो इसका क्या अगर बताना चाहें ऑडियंस को कि व्हाट इज द स्टेक्स ऑफ आर्मी प्लस जो इस्लामिस्ट्स हैं इनका क्या पावर है वहाँ पे? एक तो बांग्लादेश आर्मी में सबसे मैं बोलती हूँ इज नॉट पाकिस्तान आर्मी, वो पावर में नहीं आना चाहते हैं, डे टू डे गवर्निंग कैसा होगा कंट्री का उनमें वो दखल अंदाजी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनका एक रोल रही है, लोग उनको देखते हैं न्यूट्रल एक्टर जो कि बांग्लादेश कभी भी समस्या में पड़ेगा तो आर्मी है जो बचा सकती है, कोई भी खराब सिचुएशन अगर कभी भी होगा। तो इसमें आर्मी डायरेक्टली पावर को आना नहीं चाहेगा क्योंकि आर्मी के लिए बहुत लिक्रेटिव पोजीशन जो है यूएन पीस कीपिंग। आपको अगर याद होगा 2007-8 में जब आर्मी इंटरवीन की थी तब यूएन से एक स्टेटमेंट था, 2007 जनवरी 11 को स्टेटमेंट हुई थी कि अगर बांग्लादेश आर्मी को देखा जाएगा कि जो कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है जनवरी 22 का 2007 का, उसको अगर सपोर्ट करेंगे तो उनका यूएन पीस कीपिंग में जो रोल रही है उसको हम लोग रिकंसिडर करेंगे। तो ज़्यादातर आर्मी के लिए लिक्रेटिव अर्निंग सोर्स यूनाइटेड नेशंस है क्योंकि बांग्लादेश कंट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट कंटिजेंट टू द यूएन पीस कीपिंग। एंड सेकेंड चीज़ है आर्मी अपना कंसंट्रेट कर रही थी जो है उनका फोर्स 2030 जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन चल रही थी जो शेख हसीना के सरकार के टाइम में अलाउ किया गया था, तो दे वर बिजी विद दैट। तो ऐसा कुछ आर्मी का नहीं था टेक ओवर करने के लिए, लेकिन सिचुएशन ऐसा हो गया कि आर्मी को मतलब बोलना पड़ा। जैसे आप अगर देखेंगे 5 अगस्त सुबह आर्मी का स्टेटमेंट था विल स्टैंड बाय नेशन, तो तब पता चला कि जरूर आर्मी कुछ करेगी क्योंकि तब बहुत सारे स्टूडेंट्स वेर किल्ड एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द आर्मी टू बी पार्ट of that killing where they themselves are party to killing innocent students, you know, whoever are protesting. तो आर्मी का लिमिटेड ये है, ठीक है आर्मी के अंदर भी ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग कुछ ऑफिसर जो होंगे वो जरूर चाहेंगे कि हम पावर में आए, कुछ लोग जो है वो नहीं चाहेंगे कि हम लोग पावर में आए और पावर को जो बर्डन होता है गवर्नेंस का जो बर्डन होता है उसको ले। तो इसीलिए मुझे फिलहाल ऐसा सिचुएशन नहीं है जहाँ पे बांग्लादेश आर्मी चाहेगी कि वो डायरेक्टली इंटरवीन करे। तो यही एक रीजन है कि अभी इंटरिम रिजिम है जिनको स्पेस दिए हैं। सेकेंड आपका बात जो जमात इस्लामी के ऊपर है, जमात इस्लामी का एक है कि उन्होंने आप अगर 1990 का इलेक्शन 91 का जब इलेक्शन आप देखेंगे उन्होंने 300 सीट में जब कंटेस्ट किए थे उनका वोटिंग परसेंटेज था 12% से थोड़ा सा ज़्यादा। उन्होंने 1996 में जब कंटेस्ट किए थे उनका वोटिंग परसेंट था 8.63 या ऐसा कुछ। लेकिन इन 2001 वो लोग रियलाइज़ किए कि हम अगर गठबंधन बनाए और कोई पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाए तो हम लोग सरकार बना सकते हैं, जो कि वही हुआ 2001 से 2006। तो अभी अगर बांग्लादेश में देखेंगे जमात इस्लामी इज वन ऑफ वेरी सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल फोर्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली द वोटिंग परसेंटेज, 10-12% भी आई थिंक इन ए कंट्री बहुत ज़्यादा है। सेकेंड इज दैट अभी जितना पता चल रहा है दे वांट टू एक्सपैंड देयर बेस।
Right. 12% मिला था जब 300 सीट में वो लोग कंटेस्ट किए थे। अभी दे वांट टू इंक्रीज दैट परसेंटेज टू 20 टू 30, क्योंकि जब तक आप वही क्रिटिकल सपोर्ट बेस आपका नहीं बन पाएगा, आप कभी डायरेक्टली इलेक्शन में आप जीत नहीं पाएंगे। जैसे बीएनपी और आवामी लीग का सपोर्ट बेस सब समय 35 टू 40% के अंदर रहता है, तो वहाँ तक जमात का उतना बेस नहीं है। तो अभी मुझे लगता है कि वो जनरली स्पेंड करेंगे टाइम उनका सपोर्ट बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और सेकंड है ऑपोजिशन पॉलिटिकल स्पेस जो है, आवामी लीग तो अभी बैंड है, ऑपोजिशन पॉलिटिकल स्पेस अभी खाली है। तो वही अब जो 35 टू 40% जो आवामी लीग का सपोर्ट बेस था, ठीक है अभी कम हो गया होगा बिकॉज पिछले जो सरकार था आवामी लीग था और करप्शन बाकी सारा चीज़ भी है। तो इसी में सपोज वहाँ से अगर 10% 15% अगर जमात निकाल लेगा तो जमात का मोर देन 20-25% हो जाएगा। अभी जमात का ऑब्जेक्टिव वही है, मुझे यही लग रहा है। और जो हम जिसको इस्लामिस्ट पार्टीज बोलते हैं बांग्लादेश में, आर दे, क्या हम उनको बोल सकते हैं कि वो इंडिया को लेके बहुत क्रिटिकल हैं? आपका उसमें क्या रिसर्च इंटरेक्शन? देखिए वहाँ पे 2-3 प्रोमिनेंट पार्टी है, सबका जमात जैसा वोटिंग स्ट्रेंथ नहीं है। एक है इस्लामिक ऐक्यजोट जो 4 पार्टी का उलेमा पॉलिटिकल पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन है। इस्लामिक आंदोलन बांग्लादेश जो कभी कभी स्ट्रीट को आता है। हिफाजत इस्लामी जो अपने आप को बोलता है कि हम ए पॉलिटिकल है, हम पॉलिटिक्स में नहीं घुसेंगे, वी आर मोर ऑफ ए प्रेशर ग्रुप। तो उनका एंटी इंडिया रवैया रहा है। बट अमॉन्ग द पॉलिटिकल पार्टीज में अगर देखती हूँ तो ऑब्वियसली ओपनली वो लोग इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं, स्पेशली इंडियाज रोल। वो लोग लाइक द बीएनपी वो लोग भी बोलते हैं कि इंडिया के वजह से शेख हसीना इतना साल टिक के रही। वो ये नहीं देखते हैं कि अपना डोमेस्टिक मैकेनिज्म हसीना का था, इंडिया सपोर्ट करे या नहीं करे। अंदर जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल फोर्स का जो कोलिशन था जिसमें आपका पुलिस फोर्स भी थे, आर्मी भी थे, पॉलिटिकल पार्टी थे, ब्यूरोक्रेसी थे, वही जो सपोर्ट बेस था वही टिक के रखा है 15 साल। तो ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज करा कि शी हैड अ डोमेस्टिक मैकेनिज्म। तो ये हम जरूर क्या कह सकते हैं कि जो एक नैरेटिव बना कि इंडिया रिमोट कंट्रोल से चला रहा है शेख हसीना की सरकार का, तो ये कहीं ना कहीं इस थ्योरी को नलिफाई करता है। बिकॉज आपका जो एक रिसर्च रहा है उसमें यू कैन से दैट वो ऐसा नहीं था जो एक नैरेटिव बन गया कि वाइल इंडिया का एक था रोल डेफिनेटली उनके सपोर्ट में, बट ऐसा कहना कि इंडिया ही सब कुछ करवा रहा है, उस पर किस लेवल तक हम ये एक्चुअली डोमेस्टिक पॉलिटिकल नैरेटिव बांग्लादेश में है विच इज स्पॉन्ड बाय द ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी। आपको बांग्लादेश में ये समझना होगा देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूंसी विच इज ए एंटी इंडिया कॉन्स्टिट्यूंसी। उसका वेरिएशन हो सकता है, मोर एंटी इंडिया, लेस एंटी इंडिया, बट नेवरदलेस दे आर अगेंस्ट इंडिया। और सेकेंड, अगर बांग्लादेश का ज्योग्राफी को आप देखेंगे, चारों तरफ इंडिया है, एक ही साइड में फ्यू किलोमीटर जो म्यांमार के साथ बॉर्डर वो शेयर करते हैं। right. अगर बांग्लादेश पब्लिक को हम बोलेंगे कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमें अटैक कर सकते, तो बिलीवेबल है अगर मैप को आप देखेंगे। तो इसीलिए मतलब जैसे फॉर एग्जांपल पानी जो है इंडिया से बांग्लादेश जा रहा है, अगर आप बोलेंगे, जैसे बहुत समय में ये सुना हूँ तो बांग्लादेश ने इंडिया ने गेट खोल दिया, गेट बंद कर दिया, अजीब गेट एक दरवाजा है जिसको हम खोल सकते हो बंद कर सकते हो, उस टाइप का। तो ये क्योंकि पॉपुलर टर्म से ये लोगों को समझ आता है इंडिया के बारे में आप कुछ बोलेंगे तो उनका वो जो बोलते हैं कि इंडिया सारा कुछ कंट्रोल करता है, नो आई डोंट थिंक सो इंडिया सारा कुछ कंट्रोल करता है। अगर ऐसा कोई बोलता है, मैं सब समय ये सोचती हूँ शेख हसीना मतलब जो ऐसा बोलते हो शेख हसीना को शायद समझते नहीं है। सी इज ए स्ट्रॉन्ग लीडर, सी विल टेक हर ओन डिसीजन, जिसके उसका गवर्नमेंट का डाउनफॉल इसके वजह से हुआ because she was strong willed, she will not listen to anybody else. right. तो क्योंकि अगर वो दूसरे लोगों का बात सुनते, आप देखिए बहुत सारे लोग तो बाहर निकल गए, बहुत सारे लोग भी अंदर हैं जो अरेस्ट हुए हैं। अगर उनको सबको पता होता कि सरकार गिर पड़ेगी, उनको किसी को पता, उनको सबको लगता था नहीं हसीना विल सेल थ्रू, कंट्रोल कर लेगी, सिचुएशन ठीक कर लेगी। तो इसीलिए मतलब किसी को पता नहीं था कि गवर्नमेंट ऐसा गिरेगा। सही। सो अगर हम अभी इलेक्शंस आने वाले हैं और अगर हम पार्टीज को देखें तो एनसीपी करके एक नई पार्टी आई है जो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रोटेस्ट करा उनका ही एक इलेक्टोरल एक मैनिफेस्टेशन हम बोलेंगे, आने वाले इलेक्शंस में ये कंटेस्ट करेंगे। आप एनसीपी के बारे में प्लीज़ कुछ हमें बताइए, क्योंकि
ये कहते हैं कि ये कोई जमात के फैक्शन से निकली है, इसमें कुछ आपके लिबरल लोग हैं, मतलब ये है क्या एनसीपी? ठीक है, इट्स अ स्टूडेंट्स पार्टी दैट वी नो, बट हु आर द स्टेक होल्डर्स एनसीपी के, जो इस पार्टी को जिन्होंने खड़ा करा है, और क्या इनका कैडर है कि नहीं है? एनसीपी तो एक तो नई पार्टी है, दे हैव नॉट येट रजिस्टर्ड देमसेल्व्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश। उनका जो इलेक्शन सिंबल जो होगा, अभी तक मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं कि ये उनका इलेक्शन सिंबल, बट वो तो लेटर पार्ट का स्टोरी है। लेकिन एनसीपी के अंदर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ भी अपॉलिटिकल, मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर्स नहीं है। लेकिन जैसे अगर आप इंटरव्यू कुछ देखेंगे, सर्जिस आलम का जो अभी लीडरशिप रोल प्ले करे, नाहिद इस्लाम है, इन्होंने हसनत अब्दुल्ला है, और बाकी सारे और दूसरे लीडर है, ये लोग ज्यादातर बात करते हैं तो इनका नाम बहुत फेमिलियर है। तो सर्जिस आलम बहुत ओपनली बोले हैं कि जमात का जो कैडर, जो स्टूडेंट कैडर, छात्र शिविर का बिना सपोर्ट में हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते थे, क्योंकि उन्होंने हमें जब जरूरत पड़ा उन्होंने हमें एडवाइस किया, उन्होंने हमें कैडर दिया। क्योंकि दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के कंपैरिजन में छात्र शिविर जो है उसका दर वेरी डिसिप्लिन कैडर बेस्ड। जब डिसिप्लिन का बात करती हूँ, पार्टी डिसिप्लिन का बात करती हूँ, नॉट अदर काइंड ऑफ डिसिप्लिन। तो ये जो आया था, ये जो लोग आए, मच मोर ऑफ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स हु केम टुगेदर। लेकिन अभी ये लोग पार्टी फॉर्म करने के बाद आप अगर देखे होंगे जो जमात से आए थे और वहाँ पे रोल प्ले किए थे, many of them have formed प्रोमिनेंट नहीं है, उनका इतना सारा डिबेट डिस्कशन नहीं है, सारा एनसीपी का है। एनसीपी का जैसे आपने बोले ग्रास रूट लेवल का जो सपोर्ट है, वो बेसिकली एनसीपी जो है अर्बन बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे मैं मानती हूँ, और उनका जो ग्रास रूट सपोर्ट बेस उतना नहीं है। लेकिन वो लोग अभी जैसे पदयात्रा दे हैव स्टार्टेड टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश, जहाँ पे गोपालगंज में वो वायलेंस हुआ, तो ये अभी गोपालगंज आप थोड़ा वो बताएंगे? हाँ, गोपालगंज इज आवामी लीग स्ट्रॉन्ग होल्ड, जहाँ पे आवामी लीग सब समय जीत के आया है। तो वहाँ पे जब वो लोग गए मार्च टू गोपालगंज रादर देन उसको पदयात्रा जो सब जगह पे बोले, तो यहाँ पे उन्होंने बोले कि इट्स मार्च टू गोपालगंज। तो वहाँ पे मीडिया रिपोर्ट जो बोलती है कि प्रोवोकेशन भी हुआ था एनसीपी के तरफ से, तो मारामारी हुआ, जिसमें अभी मोर देन 200 पीपल हु हैव बीन अरेस्टेड। मतलब वो पता नहीं है कि वही 200 लोग, कुछ मीडिया सोर्स बोलते हैं नहीं वो 200 लोग इन्वॉल्व नहीं है, जो इन्वॉल्व थे अभी वहाँ पे नहीं है, भाग गए हैं। तो इस टाइप का है, लेकिन अरेस्ट कुछ हुआ है। तो एनसीपी का जो कहना है कि हम लोग को आवामी लीग ने अटैक किया, हम लोग आवामी लीग का मतलब द एंटायर फोकस ऑफ एनसीपी इज आवामी लीग एंड मुजीबिज्म, नथिंग एल्स। मतलब उनका जो जैसे है वो क्या करेंगे, उनका फ्यूचर प्लान क्या है, अगर वो पावर को आएंगे कैसे कैसे, कुछ भी नहीं है। ओनली इट हैज बीन फॉर्म्ड अगेंस्ट आवामी लीग एंड अगेंस्ट मुजीब्स फिलोसफी, ठीक है। लेकिन अगर आवामी लीग नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सो आई हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड हाउ डज इट बेनिफिट। बीएनपी इज एंटी आवामी लीग, जमात इज एंटी आवामी लीग, एनसीपी इज एंटी आवामी लीग, तो फिर वोट बैंक जो है, हाउ आर यू गोइंग टू कैप्चर दैट वोट बैंक, वो क्लियर नहीं है। तो अभी लग रहा है कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज नॉट वन पर्सन हु इज स्पीकिंग। कभी कभी सम ऑफ द लीडर्स, स्टूडेंट लीडर्स, दे स्पीक कॉन्ट्राडिक्टरी काइंड ऑफ स्टेटमेंट। एक एग्जांपल दूंगी, उनका जो 11 मार्च को मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ जनरल वकरुज्जमान के साथ, वहाँ पे 2 स्टेटमेंट, एक हसनत अब्दुल्ला का स्टेटमेंट था, एक सर्जिस आलम का स्टेटमेंट था। दोनों बोले कि डिटेल में बोले, हमें आर्मी चीफ बोले टू रिहेबिलिटेट। तो दोनों सर्जिस आलम और हसनत अब्दुल्ला दोनों आर्मी चीफ को मिलने के बाद उनका जो स्टेटमेंट था उन्होंने दोनों ने सोशल मीडिया में डाले थे, तो जिसका बहुत सारा क्रिटिसिज्म आया कि ये जो मीटिंग था, एनसीपी वांटेड टू मीट द आर्मी चीफ स्पोक टू देम एंड दे केम एंड सेड दिस काइंड ऑफ थिंग आउटसाइड व्हिच वाज नॉट लाइक्ड बाय मेनी कैडर्स। तो इस टाइप का बहुत सारा चीज है। अभी करप्शन की वजह से वन ऑफ द
लीडर हैज़ बीन आस्क्ड टू लीव, तो बहुत सारा चार्जेस है बहुत सारे लोगों के लीडर्स के अगेंस्ट में। एक ये भी मीडिया में बोला जाता है कि द लीडिंग लाइफ, सर्जिस आलम इज लीडिंग लाइफ विच इज़ एक्चुअली उनके पास पैसा नहीं है, तो वो जो अपना गांव गए पंचगढ़ ऑन आई थिंक 21 फरवरी और ऑन द इंडिपेंडेंस डे 26 ऑफ मार्च, तो उन्होंने बहुत सारा गाड़ी के साथ हो गए थे, तो बहुत सारे लोग मतलब वहाँ पे लीडरशिप कैडर से एक लेडी जो है शी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लीडरशिप, उन्होंने क्वेश्चन किया आपके पास पैसा नहीं है तो आप इतना सारा गाड़ी वाड़ी लेके गए तो कहाँ से पैसा आया? सो ही सेड दैट नहीं, आई हैव द मनी, वन डजंट नो। Second is that one of the student leader who is not part of the NCP, उनका गन के साथ वो पकड़ा गया AK-47 के साथ इन द ढाका एयरपोर्ट। सो द थिंग इज दैट कुछ लोग बोलते हैं ये जो स्टूडेंट लीडर्स है अगर नया पार्टी नहीं बनाएंगे पॉलिटिकली, अगर रिहेबिलिटेट नहीं होंगे तो उनका फ्यूचर क्या है? दे विल नॉट हैव ए फ्यूचर, तो उनको यही पॉलिटिकल पार्टी बनाना है। सो और एक आर्गुमेंट वैसा गया है, बट ऑल्टरनेटिव वे में मुझे लगता है कि नेक्स्ट इलेक्शन जब कभी होगा देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट बीएनपी विल कम टू। तो अगर सपोज इलेक्शंस हो जाएं तो इसमें क्या हम ये कह सकते हैं कि बीएनपी विल बी द विनर विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, कि हम ये कह सकते हैं कि बीएनपी थोड़ी ज़रूरत पड़ सकती है एनसीपी की? क्या बीएनपी और एनसीपी का कुछ गठजोड़ आपको दिख रहा है? कैन दे कोलैबोरेट? व्हाट डू यू थिंक ऑन? अभी फिलहाल तो कोलैबोरेशन नहीं है क्योंकि बीएनपी को लगता है कि दे कैन विन द इलेक्शन ऑन देयर ओन, लेकिन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी या नहीं होगी वो अभी एक्चुअली इट्स वेरी टू अर्ली टू से, बिकॉज ऑपोजिशन पॉलिटिकल फोर्स जो है बहुत सारा कंटेस्ट, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना आवामी लीग का एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी था, सब कोई पॉलिटिकल पार्टी का सेम है, इज वेरी एंटी आवामी लीग एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, तो इसी में बहुत क्लियर नहीं है। जो अवामी लीग का जो वोट बैंक है जो कहते हैं कि 20-25% है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर ये लोग इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं बाय चांस, आई थिंक दे आर नॉट फाइटिंग इलेक्शंस, दे आर बैंड, तो ये वैक्यूम कौन कैप्चर करेगा इस 20-25%? उसमें एक्चुअली उनका वैसे भी जो वोटिंग परसेंटेज है ऑलवेज हैव रिमेन मोर देन 35% बोथ द पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कितना सीट मिले या ना मिले, लेकिन अभी हाँ बिकॉज देयर वाज डिससैटिस्फैक्शन अगेंस्ट Hasina and the Awami League, which seems to me that Awami League is slowly capturing a little bit of political space, not the entire political space, but they are capturing because of what is happening within Bangladesh. You know, there has been violence continuing, no law and order mechanism that exists because police force भाग ही गई है, तो आपका law and order कौन maintain करेगा? Magisterial duty is done by the army. Army खुद ही बोल रहे हैं हम कितना दिन तक ये करेंगे, जब वो बोले कि election should happen this year. तो इसीलिए वो 25% के लिए मुझे लग रहा है कि द कंटेस्ट विल बी बिटवीन जमात एंड एनसीपी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एनसीपी इज पार्ट ऑफ जमात, बट दैट इज वन व्यू, लेकिन मुझे लगता है कि प्रोबेबली आई एम नॉट वेरी श्योर, बट प्रोबेबली लगता है कि द जमात परहैप्स विल बी द बेनिफिशियरी of that political space, not NCP, because NCP is seen as people who are responsible for the 15-20% जमात वोट ले सकता है अगर इलेक्शंस हो जाएं तो चांस है, क्योंकि और कोई तो है नहीं, तो जो आवामी लीगर है तो उनका बीएनपी के साथ डिफरेंट आइडियोलॉजी वैसे भी पटता नहीं, एनसीपी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हसीना's रिमूवल, तो मुझे अगर बोलोगे मैं ऐसे देखती हूँ तो किसको और वोट दे सकते हैं, बिकॉज देयर आर सम पीपल you know what I learned from some of the people whom I know that in rural areas when जब आवामी लीग पिट रही थी तो कुछ एरिया में जमात ने उनको स्पेस दिया, उनको शेल्टर दिया टू सेव देम, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि आप अगर पूरा 15 साल देख लीजिए, ठीक है, जमात लीडर्स वर हैंग्ड बाय आवामी लीग, बट बियॉन्ड दैट अराउंड 2017 2018 the Awami League appeared to be lenient towards the Jamaat, anticipating that they will participate in the election. अब इस पे हम कंक्लूडिंग क्वेश्चंस पे कुछ आते हैं, जियो पॉलिटिक्स पे। ये हमेशा से एक बांग्लादेश में भी चाइनीज़ के कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं, इंटरेस्ट हैं, सेम गोज फॉर अमेरिकन्स। तो आपके अंडरस्टैंडिंग में और जितना आपने लोगों से बात करी है,
अमेरिकन्स का कुछ इंटरेस्ट है, क्योंकि एक अमेरिका में देखता था कि हमेशा क्रिटिकल लाइन लेता रहा है अवामी लीग के अगेंस्ट, तो व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिकन्स अदर देन डेमोक्रेसी और यू नो दोज नैरेटिव्स, और किस लेवल तक अमेरिका और चाइना बांग्लादेश को लेके दे have disagreements or they are in a contest, ऐसा कुछ है कि what is your finding? I will say that America being interested in democracy is something I find it very, very oxymoron kind of thing, because you know that's not true. You look at the kind of regime they have supported, the kind of regime with whom they have you know collaboration. So I would say that yes, the US was not very happy with Hasina because of you know the manner in which she treated Yunus. Hasina was also not very, very suspicious of the United States, right, because historically she always have had this view that the Americans knew that about the assassination plan of Sheikh Mujibur Rahman, but her father, but they did not do anything. So this was there, but many people are arguing that because Yunus probably was very close to you know to the United States, okay, and many people say that it is because of the United States blessing he has expanded his business, he got Nobel Prize. I'm just saying, you know, the media report and what you right. keep on reading, because these are the kind of things जिसके लिए आपका कोई support document अभी नहीं मिलेगा, maybe 30 साल when they start declassifying. अभी तक ऐसा पता नहीं है. तो उनका geopolitical interest है, लेकिन अगर उनके साथ मैं अगर Chinese interest देखती हूँ तो the geopolitical interest of the United States will clash with the Chinese interest. Okay. The Chinese are very much present in Myanmar. They are building a port there, and they are also equally interested in Bangladesh. So China का जो strategy रही है in Bangladesh, I always see it as a larger strategy they have towards against India. Okay. So therefore, in that context, you know, getting into Teesta and you know building hospitals near to the Teesta and all is, I have not seen Chinese doing any kind of philanthropy. So they are guided by their own interest. And just to bring you back very quickly, when Hasina won the election, prior to the election, Americans said that anybody who is supporting the election, उनके ऊपर visa ban होगा. And the two countries who criticized the United States visa ban issue are the Russians and the Chinese, who said that you know they're interfering in the internal affairs. When Hasina won the election, the Chinese were first to congratulate Hasina. So therefore, I find it very surprising that China has always supported Hasina. So they have always welcomed Hasina. Rather, they were critical of the United States. कि आप क्यों visa ban कर रहे हो and all this thing. So and they have endured themselves. So therefore, I would say अभी का जो regime है, I find them extremely anti-India. For the reason that they are anti-Hasina, because कभी-कभी anti-Hasina, anti-India में कोई difference नहीं रहता है. Right. So therefore they want to probably send a message to India that आप अगर नहीं है, we can bring in Chinese, we can bring in Bangladeshis. Right. But the reality of geography is different, I would say. और इसी के बाद अगर हम बहुत न्यूज़ रिपोर्ट्स ऐसी देखते हैं जिसमें माइनॉरिटीज़ पे बड़े अटैक्स हुए, तो आपके अंडरस्टैंडिंग में अभी जो माइनॉरिटीज़ का सिचुएशन है उस पर क्या यूनुस गवर्नमेंट सीरियस है और क्या वो कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, और क्या इंडिया ने कम्युनिकेट उस टेंस और स्ट्रॉन्ग टोन में करा है जो करना चाहिए? I think India से तो मैसेज ऑलरेडी गई है रिगार्डिंग द माइनॉरिटी अटैक, एंड बात भी हुई है रिगार्डिंग द माइनॉरिटी अटैक, एंड द स्टेटमेंट इज टिपिकली दैट नहीं यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, इंडिया एग्जैजरेट करता है, लेकिन मैं अपना खुद रिस्पॉन्सिबल जो माइनॉरिटी पीपल हु आर वेरी वेल एस्टेब्लिश पीपल, तो कुछ लोगों को मैं जिनको जानती हूँ, नहीं ये एक्चुअली इट्स नॉट कम्प्लीटली लाई दैट अटैक नहीं हुआ है, अटैक हुआ है, लेकिन यूनुस सरकार के पास अभी पुलिस नहीं है, तो लॉ एनफोर्समेंट एक प्रॉब्लम होता है. सो इवन इफ यू वांट्स, मुझे कुछ हद तक लगता है इवन इफ यू वांट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल. सेकेंड है लोकल पॉलिटिकल एक्टर है, उनका अपना इंटरेस्ट है, माइनॉरिटी पॉपुलेशन का जो जमीन है उसको अख्तियार में लाने के लिए बहुत सारा भी अटैक. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश? It's less than 8%. Less than 8%. Because 8% is the percentage of the total minority. Total minority. Okay, जिसमें बुद्धिस्ट्स भी कुछ लेवल तक हैं.
और इसके बाद मैं कंक्लूडिंग क्वेश्चन पे जाता हूँ। हमने देखा था जब एंटी शेख हसीना डेमोन्स्ट्रेशंस हुए तो उसमें शेख मुजीबुर रहमान के भी स्टैचूज़ पर अटैक्स हुए, और ऐसा जो स्टूडेंट्स का एक जो पर्सपेक्टिव था कि हम सेकंड रिपब्लिक बनाएंगे क्योंकि ये जो पहला रिपब्लिक तो फेल हो गया है। तो क्या शेख मुजीबुर रहमान जो फाउंडिंग फादर कहलाए जाते हैं, आज के पर्सपेक्टिव में उनका क्या रेलेवेंस है, एंड विल ही बी एज रेलेवेंट, क्योंकि ये फिर बात बांग्लादेश के फाउंडिंग पे चली जाती है। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? मुजीबुर रहमान will always remain relevant to Bangladesh because हसीना के पीरियड में what had happened is कि उन्होंने जैसे लिबरेशन वार को पोर्ट्रे किए थे कि लिबरेशन वार जो था उनका फादर लीड किए थे, उनका पार्टी जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले किए थे लिबरेशन वार में। तो लोग जो है, जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, उनको लगता है कि पूरा लिबरेशन वार का जो ग्लोरी है सारा एक पॉलिटिकल पार्टी ने ले लिया। उसको पार्टी का लिबरेशन वार मतलब अवामी लीग का लिबरेशन वार था, और उनके मुजीबुर रहमान इज द ओनली लीडर हु प्लेड ए रोल, और बाकी सारा जितना बहुत सारे लीडर थे, बहुत सारे लोग थे जो लिबरेशन वार में फाइट किए थे। तो उनका ये कहना है कि पूरा एक बंदा सबको हड़प लिया, मतलब सब जो लिबरेशन वार। हाँ, so liberation is not a problem. हाँ, issue is that how a political party capitalized on the liberation war and continued its rule for 15 years. So that was the point. Okay. And yes, because like I said, you know, anti-Hasina and anti-India became same, so anti-Hasina and anti-Mujib became almost same. Right. But I think we need to look at Mujib not in terms of what happened to the statue or what happened to his house in the 32 Dhanmandi. We need to look at him from the perspective of the ideology, from the ideology in terms of, you know, his commitment to the creation of Bangladesh and his contribution to the creation of Bangladesh, and many people who played a role in the Bangladesh. हम उसको actually emphasize करना चाहिए कि लिबरेशन वार में हिस्टोरिकली किसका किसका रोल रही है। तो उसी में अगर आप जब कभी 71 का बात करेंगे, जब कभी लिबरेशन वार का बात करेंगे, आप मुजीब को वहाँ पे कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकते, कंप्लीटली उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते लिबरेशन वार का हिस्ट्री। एंड 71 इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बांग्लादेश पॉलिटिकल जर्नी एज ए नेशन स्टेट, सो यू जस्ट कांट इरेज दैट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। एक लास्ट में सवाल मिस कर गया था कि पाकिस्तान का हम रोल देख रहे हैं कि बहुत विजिट्स हो रही हैं और बहुत एक्सचेंजेस बढ़ रहे हैं, तो डू यू थिंक कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है, और क्या इससे इंडिया को कंसर्न कितना होना चाहिए? अभी तो फिलहाल आई एम लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर रिजिम एज टेम्परेरी। तो उनका जो है कि एक दो जो डिसीजन लिए हैं which raise certain concerns in India, एक तो है कि बिना चेक किए जो कार्गोज आ रही है कराची से चिटागांग और कुछ भी आया था मोंगला पोर्ट में, those cargoes were not checked। तो उसमें कोई अब जो सिक्योरिटी चेक करते हैं ना, क्या जा रहा है इसके अंदर, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं था। सो ऑब्वियसली इंडिया को लगेगा पता नहीं इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा जो पास्ट है, हमारा जो मेमोरी है, अब हम लोग देखे हैं 10 ट्रक लोड ऑफ आर्म्स कैसे आया था चिटागांग जेटी में जो लैंड किया था 2004 में। और सेकंड चीज है कि जो पाकिस्तान से जो लोग विजिट करते हैं, एक मिनिमल एक सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है। आजकल विजिट के लिए कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस का जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हमें पता नहीं है कि जो पाकिस्तान से बांग्लादेश आ रहे हैं कौन लोग आ रहे हैं, उनका क्या मतलब बैकग्राउंड क्या है, बिकॉज obviously India will be concerned because हमारा porous border है। So this particular regime which is in power, the interim regime, is taking all kind of state to heighten India's security concerns, मतलब to send a message कि so in a sense जो लोग बोलते हैं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जो लोग बोलते हैं कि हसीना दूसरे पॉलिटिकल पार्टी भी थे, इंडिया सिर्फ हसीना के साथ काम करना पसंद किया, लेकिन हसीना जाने के बाद जो इंडिया का आप हाल करना चाहते हो, चाइना को ला रहे हो, पाकिस्तान से बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस में लोग आ रहे हैं, तो इंडिया अगर इंडिया सोचेगा नहीं हम अवामी लीग के साथ बिजनेस कर सकते हैं, तो क्या मतलब हाउ इज इट रॉन्ग? बिकॉज
अभी का जो सिचुएशन है, अभी का जो पॉलिसी है इसी सरकार का, तो ये दिखाता है कि आप किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकते हो। आपके लिए सिर्फ आवामी लीग है। जो कोई आएगा आपका सिक्योरिटी, कोई मैप डाल रहा है, ये वाला मैप जो है शुड बी पार्ट ऑफ बांग्लादेश, दैट अगेन यू नो एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट। कॉमन लोगों का मैं बात नहीं करती। कॉमन लोग चलो मैं कुछ भी बोल दूंगी, इट विल हैव नो इम्पैक्ट, लेकिन डिपेंड्स ऑन इफ योर एडवाइजर पुटिंग सच काइंड ऑफ मैप, it actually is really a kind of concern. Thank you so much for your detailed answers. और I think इस पॉडकास्ट से जो बांग्लादेश के सिचुएशन को जानने में इंटरेस्टेड है, and its impact on South Asia, this will be very helpful. Thank you so much, and please like and subscribe our page Jan Man Gan. We'll be back with another new exciting episode.